हो गया, ठीक। तो हेडिंग डालिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। आप लोग के भी वही आएगा, उसी को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है बीएससी में। ठीक, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। ठीक है, तो जैविक संसाधन के नाम से क्या समझ आ रहा है, क्या इसके बारे में पढ़ना है इसमें? देखो पूरा का पूरा जो डीएससी का पेपर है हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पढ़ रहे हैं ना। नेचर ने हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमको उससे फायदा है, कैसे उसको बचा के रखें, कैसे उसको आगे की पीढ़ी के लिए हमको रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म हम लोग यूज करते हैं उसमें हम वही चीज सीखते हैं। ठीक, तो इसी के अंदर एक पार्ट है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या जैविक संसाधन। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये वे संसाधन है जो बायोस्फीयर या जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है। जो भी ऐसी चीजें जो हमको नेचर ने दी है जिसमें जीवन होता है या पहले भी था, अभी मान लीजिए वो अगर डेड कंडीशन में है तो भी कभी ना कभी क्या था, उनके अंदर जीवन था। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो हमको नेचर से मिली हुई हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य, जानवर, मछलियां, पक्षी, कीट पतंगे, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो जो नेचुरली हमको मिला है, जिनमें अभी भी जीवन है या कभी भी जीवन रहा होगा, ये सारे किस में आएंगे? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, इन्हीं से हमें भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, ईंधन और बहुत सारी वस्तुएं, मतलब हम जो डेली लाइफ में अपना जीवन यापन करने के लिए जितनी भी चीजें यूज करते हैं हमको इसी में से मिलती है। ठीक, अब इसको फिर से दो भाग में बांट दिया, एक प्लांट रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज। प्लांट के अंदर आ जाएंगे सारे पौधे और एनिमल के अंदर आ जाएंगे हमसे बचे हुए सारी चीजें हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, जितने भी जानवर होते हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब हमको इसके अंदर करना है। ठीक, तो जो हमको जैविक संसाधन है वो कभी ना कभी जीवित थे, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका संरक्षण और इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इनसे न केवल हमारा वर्तमान बल्कि भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें जो हमको बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रूप में प्राप्त हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। जैसे हम नाम भी ले रहे हैं तो हमको पता चल रहा है प्लांट अलग हो गए, एनिमल अलग हो गया, ये तो अलग पूरे क्रिएचर हो गए। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट के बारे में बोले तो उसके अंदर भी इतनी सारी विविधता मिलेगी। एनिमल अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम मनुष्य भी बोल रहे हैं, तो आप पूरे पृथ्वी में देखेंगे अलग अलग जगह के हिसाब से आपको मनुष्य भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, है ना। स्ट्रक्चर में, उनके जीन्स में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो इतनी सारी जो विविधता देखने को मिलती है, इसी के अंदर ये टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्या? बायोडायवर्सिटी। क्योंकि ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है ना। बायोलॉजिकल से बायो आया है, रिसोर्सेज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन है, उनमें जो विविधता मिल रही है उसी को क्या बोलेंगे? बायोडायवर्सिटी। तो एक्चुअली बायोडायवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म है किसका? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का ही एक क्या है? पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो बायोडायवर्सिटी इसके अंदर जो मेन टॉपिक है इसको क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक, तो जैव विविधता या इसी को जैविक विविधता भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन रूपों की विविधता को संदर्भित करता है, जिसमें सभी जीव शामिल है। मतलब छोटे से छोटा सूक्ष्मदर्शी जीव है ना, सूक्ष्म जीव जिनको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, ये सब किस में आएंगे? आपके इसी के अंदर आएंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर। और उन्हीं की डाइवर्सिटी को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। इनमें प्रजातियों के भीतर, उनके बीच, उनके पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता। सिर्फ प्रजातियों में विविधता नहीं, एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी विविधता है और उनका उनके पारिस्थितिक तंत्र के साथ, इकोसिस्टम के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सब भी इसके अंदर पूरी तरह से शामिल होता है। ठीक है, जैव विविधता प्राकृतिक प्रणालियों को संतुलन को बनाए रखने, उनकी भोजन, दवा और स्वच्छ पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करने और जीवन को बनाए रखने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का समर्थन करते हैं, इसलिए आवश्यक है। तो हमको इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, अगर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमको इनसे इतनी सारी टाइप की चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो टर्म है फिर से दिया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नवीन और संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इस वर्ड को सबसे पहले टाइम एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है वॉल्टर जी रोसे, है ना।
वॉल्टर नाम के साइंटिस्ट क्या करेंगे, वॉल्टर जी रोसेन। तो वॉल्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसका सबसे फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता नाम दिया था। कब दिया था? 1986 में। 1986 में, है ना। तो एकदम पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो कोई भी चीज, जीव तो पृथ्वी पे बहुत साल से मौजूद है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ना और समझना तब शुरू करते हैं जब उनकी क्राइसिस होने लगती है, मतलब जब हमको लगता है कि अभी खत्म हो रहे हैं, ये इसके साथ कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे अभी आप इतना सुनोगे इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट बचाना है, पेड़ लगाना है, सब सुनते हैं ना। तो अभी ये सब इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि अब एक्चुअल में पेड़ कम होते जा रहे हैं। पहले भी ये चीजें थी, लेकिन पहले इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि बहुत है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब चीजें कम हो रही है, तब इन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो वॉल्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसको कब दिया है? 1986 में दिया है, ठीक है। उन्होंने पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकारों और उनमें विविधताओं के लिए ये टर्म को यूज किया था। तो अगर हमको इसका डेफिनेशन देखो, जो आपकी ये वाली बुक है, डीएससी वाली बुक, इसमें 7 टाइप की डेफिनेशन दिए हुए हैं, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट ने कब कब क्या क्या बताया वो दिया हुआ है। तो डेफिनेशन इतना सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, एक ही डेफिनेशन आप याद रखिए। जैव विविधता समस्त जीवों जैसे पादप, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की जातियों की विपुलता, मतलब उनकी रिचनेस है, जो कि किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो कोई भी जो जीवित वस्तुएं हैं उनका, वो जहां पर भी रहते हैं, जो उनका प्रॉपर हैबिटेट है, जल्दी आओ, वहां पर वो कैसे रहते हैं, इसको ही बताता है कौन? जैव विविधता। कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर जितने अलग अलग टाइप की वैरायटी हमको देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा हम उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कहेंगे। जैसे अगर आप वो देखते हैं ना, ग्लोब अगर देखेंगे पृथ्वी का, बीच में जो लाइन होती है क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर के आसपास जितने भी देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है ना। क्योंकि जैव विविधता, इतनी अगर डाइवर्सिटी मिल रही है कोई भी जगह पे, मतलब वहाँ पे सभी चीज एकदम प्रॉपर है, ठंड, गर्मी, बरसात, है ना, ये सीजन हो गए। उसके अलावा जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, कोई भी चीज को आगे बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो यहीं पे मिलेगा। जो पोल्स होते हैं ऊपर या नीचे, है ना, यहाँ पर ज्यादातर बर्फ है, तो वहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पर कम जीव मिलेंगे जो एडवर्स कंडीशन में, जैसे ऊपर बहुत बर्फ है, यहाँ पर भी, तो यहाँ सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो उस कंडीशन को झेल पा रहे हैं, जो जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी की वहाँ है। तो यहाँ बहुत कम डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ आपको क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा रिचनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव जंतु और पौधे की लगभग 5 से 10 मिलियन प्रजातियां हैं, और इनमें से अभी तक सिर्फ 2 मिलियन प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। मैं पढ़ाते पढ़ाते पहले भी आप लोगों को कई बार बताई हूँ कि अभी भी हमारे पृथ्वी पे इतने सारे बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारी चीजें हैं जो है मौजूद, लेकिन अभी तक हमको उसके बारे में पता नहीं है। जब तक वो ह्यूमन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालती है, हम जनरली उसका पता नहीं कराते। जैसे आपका आया था कोविड, तो ऐसा नहीं कि वो वायरस उसी समय तुरंत आया, वो पहले से था, चमगादड़ के उस फैमिली में रहता था, अचानक से वो ह्यूमन में आया। तो जब हमको वो बीमारी करने लगा, तब हमने उसका पता लगा कि अच्छा ऐसा कोई वायरस भी है जो ऐसी ऐसी बीमारी कर सकता है। तो जैसे ये वायरस है, वैसे बहुत सारे और हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी हैं जिनके बारे में हमको भी पता नहीं है, पर वो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिलियन ही जिनकी पहचान की जा सकती है और उनका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हरे पौधे और कवक की प्रजातियों की संख्या 3 लाख अभी तक जो रिपोर्टेड है, ठीक है। कीटों और प्रजातियों की संख्या 8 लाख, बहुत ज्यादा होते हैं। जो ऑर्थोपॉड होते हैं ना, 8 पैर वाले जीव जंतु, वो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। वैसे ही उभयचर जीवों की संख्या 23,000। ये नंबर आपको वो नहीं करना है, जस्ट एक आध दो आप याद रख सकते हो कि इतनी इतनी अभी तक क्या किया जा चुका है, खोज के रिपोर्टेड किए जा चुके हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की संख्या 2000 से अधिक, ठीक है। पक्षी वर्ग के जीवों की संख्या 8,700। तो इस प्रकार से बहुत सारे विविध जीव यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक। चलिए, तो इसमें डेफिनेशन बहुत सारा दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखेंगे तो, है अभी इसका ठीक। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। महत्व क्या है बायोडायवर्सिटी? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी हमारे लिए इसका क्या महत्व है? क्यों हम इसको पढ़ें? क्यों पढ़ें? क्यों इसके बारे में जानें? क्या लगता है, बताओ।
पर्यावरण के लिए तो है ही जरूरी है ना, सबसे पहली चीज तो वही है कि अगर हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो देखो इसको ना 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये थर्ड ईयर वाले बुक में अच्छे से दिया है ना, नहीं दिया है इसको मैं या तो क्लास के बाद पीडीएफ बना लेना इसमें का भी, या मैं भेजूंगी, अगर मैं भूल गई तो तुम्हारा एग्जाम होगा तो वीडियो बना लेना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक वैल्यू, सबसे पहला है इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू, ये इसको हिंदी में बोलेंगे आर्थिक महत्व, ठीक। तो जैव विविधता का अत्यधिक आर्थिक महत्व है, मतलब हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो सबसे पहले इसमें आता है क्या, फूड प्रोडक्ट, सबसे पहले इसमें आता है फूड प्रोडक्ट। अब देखो आपके बायोडाइवर्सिटी में तो पूरा प्लांट आता है ना, जितने भी प्लांट के स्पीशीज आप जानते हैं वो सब आता है। हमको मेन जो हमारा भोजन है, हम इतने सारे टाइप की सब्जियां खाते हैं ना, एक सब्जी 2 दिन लगातार मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, कलिश तो बनाए थे, बोर हो जाते हैं। तो कितनी सारी वैरायटी हमको नेचर में दे रखी है। तो सबसे पहला जो हमको इसमें फायदा है वो तो फूड का ही है, फूड प्रोडक्ट, खाद्य उत्पाद। तो पौधे जीवधारियों के प्रमुख भोजन स्रोत हैं। सभी पादप प्रजातियों में से 20% पौधे जो होते हैं वो धान्य प्रदान करते हैं, मतलब किसी न किसी टाइप का हमको क्या मिलता है, सीरियल्स मिलता है, धान्य, ठीक है, जो कि मानव और अन्य प्राणियों का प्रमुख भोजन है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये सब। और इसके अलावा अन्य उत्पाद जैसे कि फल, पत्तियां, तना आदि का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, जितनी ज्यादा विविधता रहेगी, उतना ही आपका फूड प्रोडक्ट क्या होगा, विविध टाइप का आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है मेडिसिन, मेडिसिन मतलब कि औषधियाँ, ठीक है। तो बहुत सी होम्योपैथिक और एलोपैथिक औषधियाँ पौधों से प्राप्त होती है ना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा है ना, इथनोबॉटनी के अंदर हम इतने सारे पौधे पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे पौधे हैं जिनको मेडिकल मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। और फर्स्ट सेम में आप लोगों ने पूरा सिस्टम पढ़ा हुआ है, आयुर्वेदा का पढ़ा है ना, आयुर्वेदा पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, भूल गए फर्स्ट सेम का, और क्या पढ़ा है, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ये सब पढ़े ना। तो ये जितने भी चिकित्सा प्रणाली है उन सब के अंदर जो दवाइयाँ बनती हैं वो सब मेडिसिनल, तुम लोग नहीं पढ़ो, तुम्हारा सिलेबस में है। जो अभी नया है ना एनईपी वाला, तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर में एक चौथा यूनिट ही है कि इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम, मतलब क्या हमारे यहाँ ये प्रणाली है, चिकित्सा की प्रणाली, उसमें इन लोगों ने पढ़ा हुआ है। आयुर्वेदा क्या होता है, त्रिदोष है ना, और क्या क्या था, च्यवनप्राश, सब पढ़े आज सब पढ़े, यूनानी क्या होते हैं, सिद्धा सिस्टम क्या होता है, सब पढ़े, ठीक है। चलो, तो जितने भी इस तरह के हैं बहुत से मेडिसिन बनते हैं। तो पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि उनका तना, जड़, पत्तियां, कलिकाएं, छाल, फल आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, एक दो नाम आप याद कर सकते हैं, है ना, जैसे तुलसी का यूज होता है कॉमन में, जिंजर का, काली मिर्च का, इन सब का यूज होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा है उपयोग फ्यूल, ये सब इकोनॉमिक के अंदर इसलिए है क्योंकि इन सब से पैसे बनाए जा सकते हैं, है ना। आप अपने गार्डन में सब्जी लगाओ, उसको बेचोगे तो पैसे बना सकते हो, मेडिसिन बना के भी कर सकते हो भाई। जहाँ पर इनका कंपनी है ना जो आयुर्वेदिक वाला मेडिसिन बनाती है, उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पर वो इस सब का प्लांटेशन करते हैं, उसको प्रॉपरली पूरा हार्वेस्ट किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। तीसरा फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में। तो जैव ईंधन भी आजकल बहुत उसमें चल रहा है, जैसे कि एक पौधा होता है जिसको कहते हैं जेट्रोपा, ठीक है, जेट्रोपा का पौधा जिसको बायोडीजल पादप के रूप में जाना जाता है, जिनसे हमको बहुत सारा जैव ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसकी जगह पे करें, जीवाश्म ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ प्रजाति जैसे करंज हो गया, नीम हो गया, इनसे भी तेल प्राप्त होता है, इसे भी जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये भी आर्थिक और ये पर्यावरणीय रूप से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब नॉर्मल पेट्रोल अगर जलता है तो एनवायरमेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है ना, बहुत पॉल्यूशन करता है। लेकिन अगर इस तरह का यूज़ करेंगे जो बायोडीजल या बायो पेट्रोल, भी बहुत चल रहा है सब बनाने का। अभी हमारे पास जो गाड़ी है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए भी उतना नहीं आ रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में वही वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ी और दूसरा बायोडीजल वाली गाड़ी है, ठीक है। तो उस रूप में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। चौथा है रेसे या फाइबर के रूप में, रेसे और फाइबर, है ना। अभी छोटे छोटे पॉइंट है जैसे कि पौधे, रेशे पौधे के तने, बीज और फलों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, अलसी, जूट, बांस, इनसे। तो इनका उपयोग उद्योगों में जैसे पेपर उद्योग, फैब्रिक, कारपेट, ये सब बनाने में किया जाता है।
और पांचवा इसके अंदर आएगा टूरिज्म। टूरिज्म टूर के लिए जाएंगे बोलते हैं ना, नहीं बोलते आप लोग मत नाम लो मैडम टूर का बोलो, ठीक है। तो टूरिज्म क्या होता है देखिए, जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र आज पर्यटन का केंद्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी रह रहे हैं धीरे धीरे इतना शहरीकरण हो रहा है कि एकदम ज्यादा क्या बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे छुट्टी बिताने का समय मिलता है वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पर जाके नेचर वाले प्लेस में 1-2 दिन रहा जा सके। तो टूरिज्म का जो अभी स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पर्यटन केंद्र ये बनते जा रहे हैं, ये स्थल हमारे मनोरंजन का भी मुख्य स्थल बन रहे हैं। इससे विदेशी करेंसी भी प्राप्त होती है तथा पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय का ये प्रमुख साधन है। तो इसके अंदर हमने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू के हमको दे दें, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इको क्या है, इकोनॉमिक, दूसरा है इकोलॉजिकल। तो इकोलॉजिकल तो ये बहुत ज्यादा ही है ना। इकोलॉजिकल क्या है इसका, देखिए तो जीवमंडल का स्थायित्व जैव विविधता पर ही निर्भर करता है, परंतु आज ये स्पष्ट हो चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व उसके अजैविक मतलब एबायोटिक स्टेबिलिटी और पर भी निर्भर करता है। मतलब एक जगह का जहाँ पर भी आप कोई भी एक एरिया चूज करेंगे उसका बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक जो पर्यावरण है उसके आधार पे उस जगह का क्या होता है, पूरा जो पर्यावरणीय महत्व है वो समझ आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, संरक्षण करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं आएगा, कैसे आएगा एग्जाम्पल देखिए, जलवायु, पानी, वायु, मृदा, वायु की रासायनिकता में अगर किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव होता है तब उस स्थान को जैव विविधता प्रभावित होती है, अतः ही पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व में प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी जगह का अगर इस तरह से कोई भी चीज, वहाँ का अगर मिट्टी, पानी, हवा में कोई भी चेंज आएगा तो उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है और धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो जाता है। कोई भी एक चीज अगर वहाँ का फैक्टर बिगड़ा तो सारी चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो डाइवर्सिटी है वो मेनली जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है एस्थेटिक वैल्यू, थर्ड आ जाएगा एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है सौंदर्य परक महत्व। मतलब जैव विविधता प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में अत्यधिक महत्व रखती है। प्राकृतिक स्थल होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, रंगीन तितलियां, विभिन्न प्रकार के स्तनधारी आदि पाए जाते हैं जो कि मानव को आकर्षित करते हैं। तो ये किस हिसाब से एक जगह है जहाँ पर एस्थेटिक वैल्यू मतलब सुंदरता को बनाए रखने में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और भारतवर्ष में बहुत से ऐसे पौधे और प्राणी धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी पूजा वगैरह भी की जाती है ना। तो सिर्फ सुंदरता ही नहीं, इसका धार्मिक दृष्टिकोण भी है जिससे इसको पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि पीपल, बरगद, तुलसी, ये सब की पूजा, नाग, हाथी, सर, ये सब की पूजा की जाती है। और बाघ, मोर को राष्ट्रीय पशु पक्षी का दर्जा और कमल फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्रदान किया गया है ना। तो कहीं ना कहीं पूरा इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए चौथा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ना। चौथा है, चौथा 1 2 3 4, चौथा साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पोषक पदार्थों का चक्रण और पुनर्चक्रण। तो जो नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर पाए जाने वाले उच्च जैव विविधता पोषक पदार्थों के चक्रण और पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम जितने भी टाइप के साइकिल देखते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आप लोग के सिलेबस में है ये सब, है ना। तो ये जितने भी साइकिल मतलब भी तो वही होता है चक्रण। तो जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट में होनी चाहिए और जितनी चीज़ें उसके बाद सॉइल में आनी चाहिए, उनका जो चक्रण चलता है उसमें भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद 5 आ जाइए सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है उसको डिफाइन करिए और उसके महत्व को समझाइए। थर्ड ईयर में ऐसा क्वेश्चन एक बड़ा आता है, आप लोग भी 4th यूनिट में पूरा यही है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
चौथा है सोशल वैल्यू। तो जैव विविधता हमारे समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान देती है, जैसे कि सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न समुदाय की परंपरा, रीति रिवाज व धार्मिक आस्थाएं जैव विविधता से गहराई से जुड़ी हुई है। ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान है ना। उसके अलावा आय और रोजगार, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और औषधि पौधों का उपयोग कई लोगों के रोजगार का स्रोत है। पोषण सुरक्षा, जैव विविधता से प्राप्त खाद्य पदार्थ संतुलित आहार प्रदान करते हैं। मनोरंजन और पर्यटन, लगभग सारे इधर के जो पॉइंट्स है वो वहाँ पर भी आए हैं। मतलब सोशली भी ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर तो हमने इसको इकोनॉमिक में देखा, पैसे कमाने के तरीके में। अगर इससे भी हटे तो भी सोशली ये बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप एक जानते होंगे, एक प्रजाति नहीं बोल सकते, एक जाति है उराव, सुने? उराव जनजाति, ट्राइबल वाले उधर ज्यादातर आपको कोरबा तरफ मिलेंगे। तो उनका जो पूरा त्योहार है ना, सरहुल करके होता है, वो साल के बीच के आसपास ऐसे मतलब घूम के वो लोग उसको पूरा मनाते हैं। वैसे बहुत सारे हमारे उसमें, आप बस्तर तरफ भी जाओगे, वैसे बहुत सारी जनजाति हैं जिनका हर एक धार्मिक जो अनुष्ठान वो करते हैं वो किसी न किसी पेड़ या पौधे से क्या होता है, जुड़ा होता है। आप अपने में ही देख लो, हम भी करते हैं ना, तुलसी पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये सब, हाँ, और आंवला वाला करते हैं, है ना। तो ये जितनी चीजें हैं वो सब किसमें आती हैं, सोशल वैल्यू में। आप एक दो एग्जांपल के साथ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। छठवां आ जाएगा नैतिक मूल्य या इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, एथिकल वैल्यूज में जैव विविधता को सुनिश्चित करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जीवों का समान अधिकार है, सभी जीवों को इस पृथ्वी पर समानता का अधिकार है और हमको उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र इससे बना रहेगा, मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है और ये भावी पीढ़ियों के लिए भी उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये इथिकल वैल्यूज में भी आता है कि हमको उनको बचाना चाहिए, ठीक। तो इतनी चीजें आपको किसके अंदर पढ़नी है, इसकी सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है हमारे लिए, उसके अंदर इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक। चलिए अगला हेडिंग करिए, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रकार। कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर 5 टाइप मेन होते हैं, मतलब मेन तो इसके 2 ही हैं, लेकिन हम इसको 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रकृति का एक प्रमुख घटक है जो पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता, उत्पादकता ये सब लाता है। इस विशाल प्राकृतिक संपदा को प्रभावी ढंग से समझने और संरक्षित करने के लिए जैव विविधता को आनुवंशिक विभिन्नता, प्रजातियों की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, भौगोलिक वितरण, कार्यात्मक भूमिका और आवास प्रकार जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, मतलब संगठन के स्तर पर, संगठन के स्तर के आधार पर। तो पहला आधार क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल है ना, किस लेवल पे हम उसको बांट रहे हो। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका ये स्तर है, उसके आधार पर हम इनको 3 तरह से बांट सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम इनको 3 तरह से बांट सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। क्या हो गया, ठीक। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा, इसको क्या क्या नाम दिया हुआ है देखिए, एक को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर पहला आ जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अनुवांशिक विविधता। दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता, ठीक है। और तीसरे को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक
है। थर्ड ईयर के में ये सिर्फ इतने को ही दिए हैं, इसमें अलग है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इनको तीन तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रजाति में मौजूद जीन या आनुवांशिक विशेषताओं की विशेषताओं की विविधता से है। मतलब जेनेटिक, मतलब देखिए जेनेटिक लेवल पे उनके जीन के लेवल पे जो चेंजेस है, तो ये तो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक ही प्रजाति के पौधे को भी लेंगे तो हर एक पौधे का, अगर आप जैसे हम सब एक ही प्रजाति के हैं, मनुष्य हैं, होमोसेपियंस हैं हम लोग सब, कोई है यहाँ जो नहीं है? कोई दूसरी प्रजाति के तो नहीं बैठे हो, नहीं ना, सभी होमोसेपियंस है। लेकिन देखिए हम एक ही स्पीशीज के हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी एक एक इंडिविजुअल के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो ये जो जीन के लेवल पे वेरिएशन होता है, इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। मतलब इस पृथ्वी में पाया जाने वाला हर जीव एक दूसरे जीव से कैसा है, भिन्न है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच डीएनए में अंतर शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक लक्षण, व्यवहार, रोगों के प्रति प्रतिरोध और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलनशीलता में भिन्नता होती है। तो जो हमारे जीन में चेंजेस है, उसके कारण हर एक का व्यवहार अलग है, हर एक कोई ना कोई रोग के अगेंस्ट जो उनकी प्रतिरक्षा है वो भी अलग है। जैसे जैसे सीजन बदलता है, कोई लोग तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, कोई लोग नहीं पड़ते। तो ये किसी ऊपर डिपेंड करता है। एक ही घर में भी अलग अलग होगा। अगर आप लोग रोज एक जैसा खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी कोई होगा जो जल्दी बीमार पड़ता है, कोई देर से बीमार पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलनशीलता, मतलब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है, पता है ना आपको, इसकी हर साल रिपोर्ट आती है कि कितने जल्दी ये और बढ़ेगा। अभी आप देखिएगा इस बार तो ठंड अच्छी पड़ी, नहीं तो ठंड उतनी नहीं पड़ती। जैसे ही गर्मी आएगा आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो 45 से और ऊपर जाता है। तो हर साल पृथ्वी में से ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो क्या होते जा रहे हैं, जो उसको अगर सहनशील कर लिए, मतलब उसको अनुकूलनशीलता कर लिए, मतलब वो रह जाएंगे, और जो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले उनके जीन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल या आम की विभिन्न किस्में या बाघों या मनुष्य की आबादी में व्यक्तियों के बीच अनुवांशिक अंतर, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, ये बदलते वातावरण में प्रजातियों के अस्तित्व और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है ना। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु तनाव के प्रति सहनशीलता में मदद, इसके अंदर महत्व लेने की जरूरत नहीं, छोड़ो, ठीक है। दूसरा है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रजाति विविधता। तो प्रजाति विविधता का तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र, आवास या पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता और प्रचुरता में से है। मतलब एक कोई, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं या कोई पारिस्थितिक तंत्र ले रहे हैं, उसमें कितने प्रजाति हैं और उनमें कितनी विविधता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में शेर, बाघ, हाथी और 1300 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं। मतलब एक ये जो एरिया है वहां पर एक या एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रजाति हैं, उनकी अगर हम विविधता निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाएगा, ठीक है। यह जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य, जटिलता और स्थिरता को दर्शाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हजारों पौधे, जानवर और कीट प्रजातियों वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च प्रजाति विविधता प्रदर्शित करता है। जैसे आप कोई भी एक फॉरेस्ट वाला एरिया देखेंगे जिसको हम वर्षा वन बोलेंगे, तो वहां पर कितने टाइप के पौधे हैं, कितने टाइप के जंतु हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, वहां पर की स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए तीसरा है जिसको कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हिंदी में इसको करेंगे पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या पूरे ग्रह में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र या आवासों की विविधता को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जैसे कि जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, आर्द्रभूमि, पहाड़, नदियां, झील और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। साथ ही उसमें रहने वाले जीवों और उनके भौतिक परिवेश के बीच जटिल अंतर क्रियाएं भी शामिल हैं। तो फिर से किसी एक एरिया में कितनी स्पीशीज है और उनका वहां पर जो भौतिक परिवेश है, जो एबायोटिक फैक्टर है, उनके साथ भी कैसी अंतर क्रिया है,
वो सब को जब हम देखते हैं तो किस में आता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में वो आता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप आपका क्या का, इनके टाइप्स का। ठीक, चलिए सेकंड है इनके भौगोलिक वितरण के आधार पर, मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। सेकंड, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। ठीक है, मेन नाम यही होना चाहिए आप लोग के बुक में, इसको पारिस्थितिक विविधता के आधार पर करके लिखा हुआ है। दोनों सही है बट ज्यादा सही ये है जियोग्राफिकल। तो इसके आधार पर भी इनको 3 तरह से बांटते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो पहला इसमें, अच्छा, जैव विविधता को भौगोलिक वितरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जो यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न स्थानों और परिदृश्यों में प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र के बीच भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है जिसको कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहला है अल्फा डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या चीज है देखिए, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट छोटे और एक समान क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता। कोई भी अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं उसके अंदर कितनी विविधता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन्य पौधों की प्रजातियों की संख्या या किसी एक तालाब में मछलियों की प्रजाति की संख्या। कोई भी एक आप तालाब ले लीजिए, उस पर्टिकुलर तालाब में अगर आप एक स्पीशीज को पकड़ रहे हैं मछली, तो उस मछली की कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा डाइवर्सिटी, है ना। देखो इसके अंदर भी लगभग वही चीज बांट रहे हैं, इसके अंदर भी बांट रहे हैं, बस उसका अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बांट रहा है, ये उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बांट रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम किसी भी जगह की अल्फा डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, जैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं कि कोई एक एरिया ले लीजिए, जैसे आपके कॉलेज परिसर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ों की डाइवर्सिटी, तो आपके इस परिसर में जितने आप पेड़ की डाइवर्सिटी निकाल पाओगे, मान लीजिए आपको ऐसा मिलता है कि 100 अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, मतलब क्या बोलेंगे आप कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया है, बहुत अच्छा है। अगर आपको एकदम कॉमन मिल रहा है, जैसे 6 या 7 ही स्पीशीज मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। तो कभी भी हम जब एक छोटे से जगह के लिए देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अल्फा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका महत्व क्या है, अगर आप स्थानीय संरक्षण प्रयास और आवास प्रबंधन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो ये बहुत उपयोगी है। मान लीजिए कोई जगह है उसको आपको संरक्षित करना है, बचाना है, तो उसकी डाइवर्सिटी आप निकालोगे कि यहाँ किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, मैं इनको कैसे बचाऊं, तो ये सब चीज जब स्टडी करते हैं तो हमको अल्फा डाइवर्सिटी काम आती है। बीटा डाइवर्सिटी क्या, देखिए बीटा डाइवर्सिटी से तात्पर्य 2 या अधिक पारिस्थितिक तंत्र या आवासों के बीच प्रजातियों की संरचना में अंतर है। अब हम 2 अलग अलग जगह के बीच क्या अंतर है, जब हम उसको देखेंगे तो उसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में पाई जाने वाली प्रजातियों की तुलना पास के घास में मैदानों में पाई जाने वाली प्रजातियों से अगर करेंगे तो दोनों में कई अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर दोनों में अलग अलग मिल रही है तो दोनों जगह का एक साथ जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम उसको बीटा डाइवर्सिटी करेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक एरिया को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम 2 अलग अलग, ये मान लीजिए एक एरिया है, ये आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, और ये घास का मैदान है, ठीक है, ग्रासलैंड है। यहाँ पर कितनी स्पीशीज मिल रही है और यहाँ पर कितनी स्पीशीज मिल रही है, इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे और अगर हमको बहुत ज्यादा वैरायटी दोनों जगह अलग अलग देखने को मिल रही है, तब हम बोलेंगे कि बीटा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अल्फा में एक जगह, बीटा में 2 जगह की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा इसको कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो गामा विविधता से तात्पर्य बड़े भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश में समग्र जैव विविधता से है, जिसमें अनेक पारिस्थितिक तंत्र या आवास शामिल होते हैं। ठीक है, यह मूलतः एक बड़े क्षेत्र या परिदृश्य की समग्र विविधता है जो अनेक पारिस्थितिक तंत्रों से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, पश्चिमी घाट की संपूर्ण जैव विविधता या अमेज़न बेसिन में वनों, नदियों, आर्द्रभूमि और घास के मैदानों की संयुक्त जैव विविधता। पश्चिमी घाट समझते हैं किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, किसको बोलते हैं, थोड़ा अजीब सा बन जाएगा, है ना।
ये अगर मान लें कि इंडिया है गुजरात है ना, तो हाँ ये वाला जो है भाई ये पूर्व है ना, ये पूर्व है, इसको बोलते हैं ना पूर्वांचल। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको पूरा पश्चिमी घाट बोला जाता है। ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट है ना। बहुत सारा जगह, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का एरिया, गोवा, ये सब आ जाएगा इसमें। तो अगर हम इस पूरे एरिया की बायोडायवर्सिटी को पढ़ें, है ना, इसमें सिर्फ जंगल नहीं आएगा, उसमें कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन से वन है, अगर इस पूरे बड़े एरिया के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो किसमें आता है? गामा बायोडायवर्सिटी में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये किस आधार पर था? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम इनको इस तरह से 3 भाग में बांटते हैं। दो जो इनके टाइप्स हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना, अगर पूछा जाएगा, अगर आपको कम नंबर में पूछता है तो इसको आपको डिटेल करना है। इसके अलावा भी इसको और तरीके से बांट सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा पॉइंट नहीं है, जैसे कि आप नाम से इनको समझते जाएंगे। इसी तरीके से इनको बांट सकते हैं, वो है इनका फंक्शनल रोल के आधार पर। फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल कौन क्या है? फंक्शनल रोल मतलब कार्यात्मक भूमिका के आधार पर। ठीक है, तो कार्यात्मक भूमिका मतलब किसी परिसरिक तंत्र के भीतर जीवों द्वारा निष्पादित विभिन्न जैविक लक्षणों या कार्यों की सीमा से, है ना। जैसे कि वो जीव क्या प्रजातियों के नाम या संख्या पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि वो जीव क्या करते हैं, जैसे कि वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, या अपने पर्यावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। इन सब की अगर बारे में अगर हम उनके टाइप्स को देखें तो वो आपके इसके अंदर आएंगे, फंक्शनल रोल के अंदर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण, जड़ संरचना या परागण विधियों में अंतर, है ना। ठीक है, क्योंकि जंगल में पौधों की जड़ की गहराई, पत्ती का आकार, परागण या फूल आने का समय अलग हो सकता है। इसके अलावा जानवरों की भोजन संबंधित आदतें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है। तो कोई भी जीव किस तरह से फंक्शन कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? बायोडायवर्सिटी को बांट सकते हैं। जैसे आप जंगल का अगर एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पर ज्यादातर जो जीव हैं वो कैसे हैं? मांसाहारी है ना, ज्यादातर जो मेन डोमिनेटिंग है ना। आप दूसरा कोई एरिया लेंगे वहां पर वो शाकाहारी है, तो उनका क्या क्रिया है, प्रजनन को लेके वो क्या क्रिया को करते हैं, उन सबको अगर आधार रख के देखेंगे तो फंक्शनल रोल के आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है, चौथा इसमें है, चौथा टाइप है जिसको कहेंगे कंजर्वेशन स्टेटस के आधार पर। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन स्टेटस है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे संरक्षण स्थिति के आधार पर। तो जैव विविधता को उसके संरक्षण की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है ना। प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने के लिए यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। यह पहचान कर कि कौन सी प्रजातियां या किसमें जंगली, पालतू, लुप्तप्राय या विलुप्त है, उसके आधार पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। इसको आगे देखेंगे, मतलब किस प्रजाति को हमको संरक्षण देने की आवश्यकता है, किसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके 9 कैटेगरी हैं, एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने वाले, कम विलुप्त होने वाले, ऐसे ऐसे करके ना इसको पूरा बांटा गया है। ठीक है, तो उस आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं। इसके अंदर भी इसको अलग अलग कैटेगरी दिए हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड बायोडायवर्सिटी और डोमेस्टिकेटेड बायोडायवर्सिटी, है ना। इसके अंदर इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक को कह रहे हैं वाइल्ड डायवर्सिटी और दूसरा है डोमेस्टिकेटेड, है ना। तो वाइल्ड के अंदर वो आ जाएंगे कि जो जंगलों में आपको मिलते हैं, और डोमेस्टिकेटेड मतलब जो पालतू रूप में हम जिनको रखते हैं, है ना, पौधों और जानवरों दोनों को, जिनको हम पालतू मतलब जानवर तो आप समझ गए, पालतू पौधे मतलब जिनको आप उगा रहे हैं, और वाइल्ड मतलब जो जंगलों में अपने से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये किसमें आ जाएगा? कंजर्वेशन स्टेटस के आधार। ठीक है, चलिए, इसी में 5वां है हैबिटेट टाइप। हैबिटेट टाइप के आधार पर इनको बांट सकते हैं, हैबिटेट टाइप। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आवास प्रकार के आधार पर। तो जैव विविधता को जीवों को रहने के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल पर रहेंगे, है ना, ऐसे जीव जंतु जो स्थल में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल, है ना। और इसी में आ जाएगा दूसरा एक्वेटिक, जलीय, ऐसे
जीव जंतु मतलब पौधे जानवर सब जो पानी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं। तो इसके अंदर वही आ जाएगा आपको उदाहरण, स्थली वाले का आ जाएगा जैसे जंगल जिसमें बाघ हाथी है ना, और बहुत सारे पेड़ पौधे हों, घास के मैदान जिसमें मृग घास कीड़े आदि हों, रेगिस्तान जिसमें कैक्टस ऊंट सरीसृप, और पहाड़ जहाँ हिम तेंदुए अल्पाइन ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल के। और जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है जलीय वाले उसमें क्या जाएंगे, उदाहरण के लिए मीठे पानी में रहने वाला मेढक, रोहू जैसी मीठे पानी की मछलियाँ, जल लिली का पौधा, नदियों और झीलों में बहुत सारे पौधे। इसी तरह समुद्री जैव विविधता में प्रवाल भित्तियाँ, व्हेल, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री शैवाल और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव शामिल हैं। तो वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं उसके आधार पे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो टोटल हम इस 5 तरीके से बायोडाइवर्सिटी को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, जिसमें ये 2 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कम नंबर के लिए पूछता है। बाकी आप इनके अंदर भी पॉइंट पॉइंट करके उदाहरण करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये वाला टॉपिक हुआ। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक हमको दिया हुआ है, देखो फिर से इसमें ना आप लोग की बुक में वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, मतलब उनका क्या महत्व है। तो जो सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा है सेम वही चीज यहाँ पर फिर से रिपीट दिया है ना। कुछ भी एक चीज पूछेगा आपको लिखना वही है, इसके अंदर भी आपको वही दिया, इकोलॉजिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इथिकल वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल नेशनल एंड रीजनल लेवल। कैसे हम इसको अलग अलग लेवल पे और देख सकते हैं। तो हेडिंग डालिए बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल। विश्व स्तर पर बायोडाइवर्सिटी को कैसे देखेंगे, फिर आपके इंडिया के लेवल पे उसको कैसे देखेंगे, और फिर रीजनल लेवल पे कैसे देखेंगे, है ना। बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल। ठीक, मेनली हमको इसमें इंडिया को पढ़ना है, लेकिन एक पहले ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। ठीक, तो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता, तो वैश्विक जैव विविधता से तात्पर्य संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता से है। जब भी हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पूरे पृथ्वी पर कितने टाइप की वैरायटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वैश्विक जैव विविधता का परिमाण इस ग्रह पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता को संदर्भित करती है। पृथ्वी पे लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं, 8.7 मिलियन इतनी टाइप की प्रजाति पृथ्वी पर पाई जाती है। ये आंकड़े और नहीं कर सकते हैं, अब और ऑथेंटिक करेंगे, एक आध बार गूगल में डाल के देखना बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल, तो आपको दिखाएगा और अपडेटेड एक आंकड़ा कि और क्या है भी। ठीक है, हालांकि केवल 1 से 2 मिलियन का ही वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है, मतलब अभी भी इतने सारे प्रजाति जिनको हम खोजे नहीं है। जैव विविधता असमान रूप से वितरित है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और गहरे समुद्र के आवास सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र में से है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे हमको बराबर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा वही जो इक्वेटर वाला लाइन है वहाँ पर हमको ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, और पूरे विश्व में कहीं कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट वैश्विक जैव विविधता से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इस शब्द को नॉर्मन मायर्स ने नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानिक प्रजातियों की संख्या अधिक है लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण ये खतरे में है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमेजोन वर्षावन, कांगो बेसिन, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हॉट स्पॉट कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले हैं, लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन मतलब लोगों का उस पर क्या बोलना चाहिए, अतिक्रमण बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट आप लोग के सिलेबस में हॉट स्पॉट पूरा अलग से पढ़ने का है, तो ये दिया हुआ है कि कैसे उसको पहचानेंगे हॉट स्पॉट को, है ना। 3rd ईयर में आप लोग के में ये डिटेल नहीं है, बस उतना ही आपके में है। हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों को कहते हैं जो जैव विविधता में अत्यधिक समृद्ध होते हैं और जहाँ बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। स्थानिक मतलब वो वहीं ही पाई जाती हैं,
वो और कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, मतलब वहां पर वो पाई जा रही है। ये क्षेत्र जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें पर्यावरणीय खतरों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसका थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैश्विक जैव विविधता मूल्यांकन विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है। अब पूरे जो ग्लोब मतलब पूरे वैश्विक लेवल पे जो बायोडायवर्सिटी है उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ कुछ संस्था है जो ये सब काम को कर रहे हैं। तो कैसे पता चल रहा है कि ये सब काम हो रहा है, तो बहुत सारे विभिन्न संगठन है जिनके द्वारा ये क्या किया जाता है। तो इसी में से एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है IUCN रेड लिस्ट। एक है जिसको हम कहते हैं IUCN रेड लिस्ट, है ना, लाल सूची कहा जाता है इसको, ठीक है। IUCN द्वारा ही दिया जाता है। तो IUCN लाल सूची जो प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करते हैं, मतलब इस संगठन के अंदर जो लोग भी काम करते होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमको एक लिस्ट देते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, कौन सी प्रजाति कितने साल में विलुप्त हो जाएगी, कि हमको अगर हमको पता ही नहीं कि वो विलुप्त होने वाले हैं तो हम उनको नहीं बचा सकते, ठीक है। तो ये हमको उसका सूची देती है, उनका मूल्यांकन करती है। IUCN रेड लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा बनाई गई एक सूची है जो हमें यह बताती है कि कौन से जानवर और पौधे विलुप्त होने के खतरे में है और स्थिति कितनी गंभीर है, ये भी बताती है। इनका मुख्य उद्देश्य विलुप्त होने के खतरे वाले प्रजातियों की पहचान करना, सरकारों और वैज्ञानिकों को उन प्रजातियों की सुरक्षा में सहायता करना तथा विश्व भर में जैव विविधता के स्वास्थ्य पर नजर रखना है। तो ये जो संस्था है IUCN ये सब काम करती है, ठीक। तो ये एक लिस्ट हमको देती है जिसमें आपको 7 चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या क्या 7 चीजें, देखिए इसका हिंदी में अच्छे से इसमें नाम दिया गया है ना। जैसे कि पहली कैटेगरी जो एक बताती है जिसको कहेंगे हम विलुप्त, है ना, ये जो लिस्ट देती है इसमें पहली आती है जिसको कहेंगे विलुप्त, इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो चुके हैं ना। तो इसके अंदर कौन आते हैं, ऐसे पौधे या जानवर जो कि पूर्व में किसी स्थान विशेष में पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में भी अपने प्राकृतिक स्थानों से लुप्त हो चुके हैं, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। जैसे अगर हम इसको पुराने कई सौ साल पहले की अगर बात करें तो जैसे डायनासोर था, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है हम लोगों ने, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इस पृथ्वी में वो उस जगह में पाया जाता था, लेकिन जैसे पर्यावरण बदला वो अपने आप को क्या नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया। इस कारण ये तो पहला वो है रीजन कि वो एडजस्ट नहीं कर पाया। दूसरा ये भी होता है कि उनका अति शोषण, जैसे कोई एक पौधा है जिसके बारे में हमको पता चल गया कि इसको खाने से अमर हो जाएगी, है ना, हमें फिर मिल रहा है उधर गाँव में है, किसी को पता चल गया, सबके सब वहाँ पहुंच गया, पूरा उखाड़ लिया, कुछ नहीं बचा, उसका बीज भी नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विलुप्त। तो अभी के समय में जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, पहले जो होता था वो तो पर्यावरण में चेंजेस के कारण होता है, अभी जो होता है वो मेनली ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो चीजें हैं वो ज्यादा एक्सटिंक्ट होती जा रही है। कौन सी चीजें ज्यादा हो रही है, जो ज्यादा यूज की होती है, ठीक है। तो उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ऐसे पौधे जब उनके प्राकृतिक आवास स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते तब इन्हें विलुप्त प्रजाति माना जाता है ना, और इनका संरक्षण असंभव है क्योंकि ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कैटेगरी है जिसको कहते हैं लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड। दूसरा इसके अंदर आता है इंडेंजर्ड, ठीक है, इसको कहेंगे हिंदी में विलुप्त प्राय, लुप्त प्राय। तो ये ऐसे पादप प्रजातियां जो कि लुप्त होने की स्थिति में हो एवं यदि वही परिस्थितियां बनी रहे तब उन्हें विलुप्त होने से नहीं बचाया जा सकता। मतलब वो जिस स्थिति में अगर उनके लिए हमने कुछ नहीं किया तो ये भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अर्थात जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना रहता है उन्हें लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ऐसी प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि उनमें प्रजनन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती है, जिनके कारण धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मतलब इनका कुछ हमको अभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर इनके लिए कुछ भी काम नहीं किया गया तो धीरे से ये भी किस कैटेगरी में चले जाएंगे, विलुप्त वाले में चले जाएंगे, ठीक है। तीसरे होते हैं जिनको कहते हैं वल्नरेबल, ठीक है, हिंदी में वही दिए वल्नरेबल।
असुरक्षित लिखा है, ठीक है, असुरक्षित। तो ऐसी पादप प्रजातियां जो कि कुछ ही समय में लुप्तप्राय स्थिति में पहुंचने वाली है, ये असुरक्षित है, मतलब इनके साथ भी ये हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। यदि इन्हें लगातार उन्हीं परिस्थितियों स्थितियों का सामना करना पड़ा, तब ये प्रजातियां भी क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया हुआ है नियर थ्रेट बोलेंगे इसका, इंडेंजर्ड हो गया, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी होते हैं, मतलब शीघ्र ही विलुप्त होने का अधिक खतरा है। इसके अलावा होते हैं दुर्लभ या रेयर, एक हम कहेंगे रेयर या दुर्लभ। तो इसके अंदर ऐसे पौधे आते हैं, ऐसे पादप प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत कम संख्या में उपलब्ध हो, उन्हें दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां प्रारंभ से ही लुप्तप्राय या वन्यजीव नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्तप्राय स्थिति में आ जाती हैं, मतलब बहुत दुर्लभ, जैसे बोलते हैं ना ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, आपने सुना होगा, जो बहुत कम जगह पे मिलती है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगी, ठीक। उसके बाद एक होता है जिसको इनसफिशिएंट नॉलेज भी नाम दिया गया है, इनसफिशिएंट नॉलेज, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी ही प्राप्त नहीं है, इनसफिशिएंट नॉलेज। देखो साइंस जो यहाँ पर जो इस संगठन में लोग बैठे हुए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग बैठ के ये सब डेटा निकालते हैं कि ऐसे कितने पौधे हैं जिनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे कितने जिनको, और ये हर साल नया आता है। कुछ पौधे हैं अगर उसको सरकार बचाने का प्रयास कर लेगी तो हो सकता है वो इंडेंजर्ड से निकल के नॉर्मल में आ जाए, कुछ ऐसे हैं जिनमें इतना चेंजेस हुआ कि वो अब एक्सटेंट वाले में आ जाए, तो ये हर साल चेंज होते रहते हैं ना। इनसफिशिएंट नॉलेज, अपर्याप्त जानकारी, मतलब ऐसे पादप प्रजाति जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वो किस समूह में आएगा, 1 से लेकर 4 तक में, उनके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर हमको एक पौधा इस जगह पे मिल रहा है तो हमको ये नहीं पता कि वो और कहाँ मिल रहा है, उसके बारे में ज्यादा खोजबीन नहीं की जा चुकी है, ठीक है। ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन धीरे धीरे ये भी लुप्तप्राय स्थिति में आ जाते हैं। छठवां है जिसको कहेंगे आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, कोई खतरा नहीं है, ऐसी भी प्रजाति है ना, एनिमल्स में ह्यूमन की ऐसी प्रजाति है जो आउट ऑफ डेंजर है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खतरे से बाहर। तो ऐसी समस्त पादप प्रजातियां जो कि उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत पहुंच चुकी होती है, लेकिन उनके संरक्षण के पश्चात तो पूर्व के वास स्थान पर स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ डेंजर है, मतलब ये अपने आप को पूरा डेवलप कर चुका है, ठीक। इसके अलावा भी लीस्ट कंसर्न करके वाला प्रजाति फिलहाल सुरक्षित है, और नियर थ्रेट में है, मतलब आगे चल के खतरा हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे कैटेगरी में इनको बांटा जाता है, ठीक। तो इसका महत्व है, ये जो लिस्ट बनती है इसका बहुत महत्व है, इससे हमें जैव विविधता की रक्षा करने में मदद मिलती है, या वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना या शिकार पर प्रतिबंध लगाने जैसे संरक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है। इनसे उन प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ती है जिन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बायोडाइवर्सिटी में काम करने वाला साइंटिस्ट है, वो लोग इस लिस्ट को देखकर, जैसे आप लोग आपके सिलेबस में है प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना, मान लीजिए आपको किसी प्लांट के ऐसे स्पेसिफिक प्लांट के बारे में पता चल गया जो कि मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि वो विलुप्त होने के कगार पे है, आप क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को लेके अपने प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में उसकी बहुत सारी प्रजाति बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जनरली वैसे ही बचा रहता है। देखो अगर हमको पता ही नहीं कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं तो हम उन पे काम नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर हमको ये पूरी लिस्ट मिल जाए कि कौन सा ज्यादा खतरे में, कौन सा उससे कम खतरे में है, तो हम उन पौधों के लिए काम कर सकते हैं, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में क्या कर सकते हैं, लैब की मदद से उनको कर सकते हैं, या उनको ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर उनको वही वाली पर्यावरणीय परिस्थिति दी जाए जो उनको चाहिए, ठीक। तो इसलिए ये जो रेड डेटा बुक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जिसका नाम है जैव विविधता पर कन्वेंशन, इसको CBD बोलते हैं, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित करना और इसके स्थायी उपयोग और इसके लाभों का उचित बंटवारा करना है। तो ये क्या है ना, जब रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण को लेकर और भी कई जगह पे बहुत सारी बैठक हुई है, तो उनमें ही इन सारी चीजों को ये सभी के लिए किया गया है कि पृथ्वी पे जितने भी देश हैं वो इसको फॉलो करेंगे कि क्या शपथ लेंगे कि हमको जैव विविधता
बचाना है, ठीक है। तो ये सब वो लोग काम करते हैं। इनके उद्देश्य हैं, जैसे कि क्या है इनका उद्देश्य, जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग करना और इनके लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा करना, ये इनका उद्देश्य है। और इसके अंदर कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, जैसे एक प्रोटोकॉल है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। कार्टाजोना से लिखा है कार्टाजोना, ठीक है। ये विदेश में होता है, तो इस तरह से नाम है। जैसे आपने कोई क्योटो प्रोटोकॉल सुना है? क्योटो कार्टाजेना, क्या कार्टाजेना कार्टाजेना, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है ना। तो ये जैसे कब आया था, सन 2000 में। इसके अलावा एक है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नाम याद रखने पड़ेगी, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक ठीक। और इंडिया में, भारत में 1994 से लागू है, 1994 से, ठीक है। भारत ने जैविक विविधता और भारत ने एक जैविक विविधता अधिनियम 2002 भी लागू किया है, ठीक है। और 2012 में इसका वो भी हुआ है। तो इसका महत्व क्या है, जैव विविधता के मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे ये विश्व में लागू हुआ, भारत ने भी अपने देश के लिए बहुत सारे डाइवर्सिटी बोर्ड, हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक बना हुआ है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इन सब पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड लिखिए हेडिंग, बायोडाइवर्सिटी है नेशनल लेवल। हेडिंग क्या थी, क्या हो गया, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी एट नेशनल लेवल, चलो ढाई से चाहिए मेरी क्लास में रहती है, फिर मैडम बताइए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एट नेशनल लेवल। अभी तक हम जो बात करते हैं वो क्या था, पूरा ग्लोबल सिनेरियो था। अब हम अगर बात करें कि इंडिया में क्या कर सकती है, तो क्या कर सकती है इंडिया, बताओ। हाँ भाई, नेशनल लेवल बोल तो इंडिया ही तो बोलेंगे ना, इंडिया भी तो रहते हैं, कौन रहते हैं। हाँ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारतवर्ष पादप प्रजातियों और प्रणिजात, है ना, फौना से भरपूर है। भारतवर्ष में जैव विविधता अत्यधिक होने के कारण इसे 12वां मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र माना गया है। हमारे इंडिया को भी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में आता है ये, ठीक है, ठीक। पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां जिन 17 देशों में निवास करती है, देखो बहुत सारे देश हैं, कितने देश है टोटल, कुछ इंडेक्स वाले देखते हो, जो इंडेक्स हर साल आता है कि ये इंडेक्स, जैसे भुखमरी का इंडेक्स ऐसा आता है ना, उसमें हर एक कंट्री का पोजीशन भी रहता है। उसमें एक वो भी इंडेक्स है कि कौन सा देश कितना खुश रहता है, हाँ ये भी आता है, कौन सा देश कितना, मतलब जो भी उसका पोजीशन है वो आता है उसमें। अभी कभी आप देखें कितने देश है टोटल, कल बताना क्लास में, ठीक है। तो जितने भी देश हैं उनमें से अधिकांश जो प्रजातियां हैं वो सिर्फ 17 देशों में निवास करती हैं, ठीक है। और उनमें उनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज कहा जाता है। मेगा डाइवर्स, मेगा डाइवर्स इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि वहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। उनमें हमारा इंडिया भी एक क्या है, पोजीशन लेता है, मतलब भारत भी उसमें आता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो भारत 17 महाविविध देशों में से एक है जिनमें पौधों की 47,000 से ज्यादा प्रजातियां और जानवरों की 89,000 प्रजातियां हैं। तो इसमें हिमालय, पश्चिमी घाट, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि और तटीय क्षेत्र जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं। अभी हम लोग यही देखे थे वेस्टर्न घाट, उसके अलावा जो आपका पूरा हिमालय वाला एरिया है ना, उसके अलावा जितने भी आर्द्र भूमि है और ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, इधर का आपका जो पूर्वोत्तर वाला है, तो ये जो एक एक एरिया है ये क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमको शो करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता में वनस्पति और जीव, कृषि जैव विविधता है ना, जिसमें कौशल, पशुधन, कृषि प्रणाली में विविधता, सूक्ष्म जीव विविधता, ये सब शामिल आते हैं। मतलब इन जगह में जितने भी टाइप की विविधता है सबको इसमें लिए जाते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए देश विभिन्न रणनीतियों और कानूनी ढांचों को लागू करते हैं। तो बहुत सारे जो नियम कानून इसके लिए बनाते हैं, जैसे कि एक इसमें बनाया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में बना है, 1972, ठीक है। इसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
यह पूरे भारत को कवर करता है। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लागू होते हैं। ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों का ये निर्माण करते हैं और इसको अनुसूचियों में बांटते हैं, जैसे अनुसूची 1 और 2 जो अधिकतम सुरक्षा देंगे, अनुसूची 3 और 4 जो कम सुरक्षा देंगे, अनुसूची 5 जो कि जहाँ पर शिकार वाला किया जा सकता है, और अनुसूची 6 जहाँ पर संरक्षित पौधे को रखा जाएगा। तो पूरे जितने भी एरिया है ना, बायोडाइवर्सिटी एरिया, उनको इस तरह से बांटा जाता है कि अलग अलग अनुसूची के हिसाब से बांट के उसकी सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा इस जो नियम है, कौन सा नियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पहले आप देखोगे शिकार बहुत ज्यादा होता था, आजकल क्या हो गया, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई गलती से शिकार करके अगर उसको ट्रांसपोर्ट भी कर और अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो इस अधिनियम के तहत उसके ऊपर क्या जाती है, कार्रवाई की जाती है। अभी भी बहुत ज्यादा होती है मार के, मतलब जानवरों की चमड़ी के लिए, हाथी के दांत के लिए, आपने सब सुना होगा है ना। इसके अलावा व्यापार का विनिमय, प्राधिकरण का निर्माण, दंड और सजा, ये सब अधिनियम में दंड और सजा का भी उल्लेख है कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाए गए तो उनको कितने साल की सजा या क्या दंड मिलेगा, है ना। पौधों का संरक्षण भी इन एरिया में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में एक और अधिनियम बना हुआ है जिसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में बना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने और औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। आप सब सुने होंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, कोई है जो नहीं सुना है? भोपाल में जो एक फैक्ट्री थी वहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा, मीथेन था क्या, नहीं कौन सा फैक्ट्री, कोई खतरनाक गैस था, उसके ऊपर एक मूवी भी है, वो देख सकते हैं। वो जो एरिया था भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास का, वहाँ पे जितने लोगों ने उसको इनहेल किया सबकी वहाँ पर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और वो तो एक बात थी, उनके बाद जो उनके उससे जो जनरेशन से जो बच्चे आए वो तक मतलब अच्छे से नहीं थे, मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी थी। हाँ, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई वो नहीं कर पा रहा है, कोई मानसिक रूप से कमजोर है, मतलब वो जो गैस है वो अंदर तक इतना उस समय में डैमेज किया हुआ था। ठीक है, तो ये उस समय जब ये घटना हुई उसके बाद इसको बनाया गया। इसके अलावा एक तीसरा यहाँ पर जो बनाया गया है इंडिया में वो है राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, उसको NBP कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो भी बताया 2002 में इंडिया में इसको लागू किया गया था, इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक। अब अगर रीजनल बायोडाइवर्सिटी बोले तो ये हमने देखा है इंडिया के लेवल पे चार कम से, देखो ग्लोबल लेवल पे ज्यादा नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनना है। इंडिया के लेवल पे कम से कम 4 चीजें, जो भी 4 मैंने नाम दिए है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके अलावा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, ये 4 चीजों के बारे में हमें बताऊँ। अब अगर रीजनल लेवल पे देखें, क्षेत्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर में मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र के स्तर पे अगर हम इसको करें तो यह किसी विशिष्ट भौगोलिक या परिस्थिति क्षेत्र जैसे कि कोई राज्य या प्रांत, नदी बेसिन, पर्वत श्रृंखला या इस प्रकार या तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अगर जो जीव हैं उनके विविधता को अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी आपके भारत में स्टेट आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उन सब के अंदर ही एक एक यूनिट बना हुआ है जो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम करता है ना। इसको स्टेट वाइज भी बांट सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इतने पूरा जो ये एरिया है ना, यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत आता है, नीलगिरी वाला पर्वत आता है, तो उसका जो पूरा एरिया है, तो ऐसे ऐसे जितने भी आप एक एक एरिया क्षेत्र पकड़ सकते हैं, वहां पर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए जो काम होगा उसको क्या कहेंगे हम, क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता कहेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारा, इसके अंदर ज्यादा पॉइंट नहीं आएगा, बस वही है कि कोई राज्य, प्रांत, नदी बेसिन, अगर वो सब इसके लिए काम करेंगे कैसे उसको बचाया जा सकता है वो है। ठीक, चलिए तो एक तरफ, इसके बाद इसमें एक ही पॉइंट और बचता है कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। मतलब हमको अभी पता चल गया कि खतरे में है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पौधे और जानवरों के नाम हमको देखने को मिलते हैं कि जो क्या होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है ना, ह्यूमन के इंटरफेयर के कारण। इसको बचा कैसे सकते हैं, कौन बताएगा, कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, खतरा क्या है,
खतरा है आवास की हानि और विखंडन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अभी भी बहुत सारे ऐसे जनजाति के लोग हैं जो पूरी तरह से अपने फाइनेंशियली कंडीशन को पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड्स है, प्लांट्स पे डिपेंड्स है ना। तो पहले के समय में क्या करता था, हाँ जंगलों पे डिपेंड है। पहले के समय में लोग कम हुआ करते थे तो जंगल उनकी क्या कर देते थे, जितना भी उनको नीड है पूरा पूरा कर देता था। लेकिन अभी के समय में पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि क्या हो जा रहा है, जो भी जंगल है या जो भी एरिया है जहाँ से हमको कुछ ना कुछ मिलता है उसका क्या हो जा रहा है, अत्यधिक दोहन। तीसरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा हो रहा है कि विदेशी प्रजातियां जो किसी भी वजह से यहाँ आ गई है ना। विदेशी का मतलब ऐसा नहीं कि जो दूसरे देश से आ रही है, एक एरिया के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ का नहीं है ना, कोई भी स्पीशीज जो छत्तीसगढ़ का नहीं है और वो किसी वजह से किसी ने यहाँ पे आके यहाँ आके लगा दिया कोई पौधे को और यहाँ का एनवायरनमेंट उसको सूट कर गया, तो वो क्या करता है आसपास के जितने भी उसके और पौधे हैं या कोई भी जानवर है जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वहां पर का जो एंडेमिक स्पीशीज है, जो स्थानीय स्पीशीज है, उसको क्या कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है ना। ये जब पता चला कि ऐसा हो रहा है तो अब इस तरह से बहुत चीजों को बैन किया जा रहा है। जैसे फ्लाइट वगैरह में मान लीजिए कोई ऐसे स्पीशीज को ला रहा है, ले जा रहा है, तो उसकी पूरी पूछ परख की जाती है कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, इसका क्या काम है ना, ये सब। इसके अलावा पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि बहुत सारे स्पीशीज उसको क्या नहीं कर पा रही है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है ना। जलवायु परिवर्तन, हमको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना यहाँ का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हो सकता है आगे चल के एक टेम्परेचर ऐसा भी है जब ह्यूमन भी उसमें सर्वाइव न कर पाए। आप सुनते भी होंगे हर साल जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, और कई जगह पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ पे तो उतनी नहीं पड़ती कि ठंड से भी लोगों का क्या होता है, डेथ होता है ना। तो ये सब किसके अंदर आता है, जलवायु परिवर्तन के अंदर। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काट के पूरी प्लॉटिंग हो रही है ना, घर बन रहे हैं, बिक रहे हैं। तो जो जानवर है जो वहाँ रहते थे वो उनका जब आप आवाज छीन रहे तो किधर आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अभी आप देखोगे ना, अभी सुनोगे कुछ दिन बाद फिर हाथी इधर से निकला उधर से निकला, तो कहाँ जाएगा हाथी जब उसका पूरा जंगल ही काटते जा रहा है। जानवर को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो शहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सब उसमें क्या है, ये सब प्रमुख खतरा है। ये सब किसको खतरा है, बायोडाइवर्सिटी। अब इसको बचा कैसे सकते हैं, ये बताओ कैसे बचाएंगे, तो ये बताओ। इसके प्रबंधन की बहुत सारी रणनीतियां बनाकर, है ना, रणनीतियां बनाकर। प्रबंधन की रणनीतियां मतलब क्या कहना है, जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। इन सीटू मतलब जहां पर वो पाए जा रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षित कर दो। जैसे आप हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी आप अभ्यारण्य वगैरह देखोगे, ऐसे पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आपके गरियाबंद में उदंती सीता नदी करके है, तो वहीं पर उसको संरक्षित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर वो पाए जाते हैं। तो उस जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनको उसी जगह पे क्या कर दिया जा रहा है, संरक्षित कर दिया जा रहा है। तो इसी के अंदर आपके नेशनल पार्क आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 है, लेकिन पूरे भारत में आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है, पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन आप अपनी सुविधा से कहीं भी बना सकते हो, है ना। उसको बनाने के लिए क्या होता है कि कहीं दूसरे जगह से पेड़ पौधे लाकर किसी एक जगह पे बनाया जाता है, उसको पूरा गार्डन के टाइप से डेवलप किया जाता है ना। जैसे आप ऑक्सीजन वगैरह देखे होंगे रायपुर का, तो वहाँ पर क्या किया गया, दूर दूर से पेड़ पौधे ला के लगाए गए, मतलब एक तरह से वहाँ पर क्या करें, वो एयर को फिल्टर कर लें। ठीक, तो आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर तुम लोगों को 3rd ईयर वालों को, आप लोगों को, तुम भी नहीं लीजिए, आप लोगों को इसका पूरा लिस्ट पढ़ना है, कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में, कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन सा बड़ा है, कम से कम कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। इंडिया का नहीं भी पता तो छत्तीसगढ़ को तो पढ़ना ही पड़ेगा, 3 नेशनल पार्क और 11 सेंचुरीज अभ्यारण्य। तो कौन कौन से हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से में किस जीव जंतु को प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे हर जगह पर किसी एक को उसकी खासियत टाइप का बताया जाता है ना। जैसे इसको यहाँ पर सुरक्षित किया जाए, तो वो आपको निकाल के आपके बुक में दिया है, इसको पढ़ोगे, है ना। आप लोग को ये नहीं पढ़ना, आपको बस वो किया जाता है सिलेक्शन। तो इन सीटू और एक्स सीटू समझ रहे हैं। इन सीटू मतलब जहां पर वो पाए जा रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षित करना। एक्स सीटू मतलब उसको लाकर कोई दूसरी जगह, जैसे कि आपका बॉटनिकल गार्डन हो गया, ठीक है, वनस्पति उद्यान या चिड़ियाघर, जैसे ये है ना रायपुर में, कौन सा है, जंगल सफारी,
देहरादून जंगल सफारी है शायद, है ना, जहाँ पर लाके जानवरों को रखा गया। तो हालांकि उसको पर्यटन के स्थल टाइप का भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, सेव करके भी रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कानून और नीति नियम बनाकर, कानून जब तक नहीं बनेगा लोगों को नहीं समझ आता। अगर कानून नहीं बनेगा कि जानवर को मारना मना है, तो लोग उनको मारेंगे खाने के लिए भी और उसका जो व्यापार के लिए भी उसको करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन भी होता है, समुदाय आधारित, मतलब अगर कोई एक समुदाय के लोग किसी चीज को अगर मानते हैं धार्मिक रूप से, तो वो क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे तुलसी के पौधे को अगर हम पूजा करना चाहते हैं, तो हम हर घर में आपको तुलसी का पौधा उगा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन भी इनका किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ पॉइंट है, इतने ही। ठीक है।